नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ लो पर। आज हम देखने जा रहे हैं अपने यूपी बोर्ड का जो हमारा हिस्ट्री का पेपर यानी कि इतिहास का जो पेपर होने वाला है उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें हम सारे क्वेश्चन देखेंगे जो हमारे ऑब्जेक्टिव हैं, सब्जेक्टिव हैं, ठीक। यानी कि इसमें हम एमसीक्यू, शॉर्ट, लॉन्ग सारे क्वेश्चन देखेंगे और वीडियो कंप्लीट हिंदी मीडियम में होगा और इसका जो आपको पीडीएफ है आपको फ्री में दी जाएगी। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। पहले में देखते हैं अपने बहुविकल्पीय प्रश्न को। तो यानी कि जो हमारा एमसीक्यू प्रश्न है उसको हम पहले देखेंगे। पहला हमारा प्रश्न है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। यानी कि जो दिया गया है इसको क्या करना है, मुझे मैच करना है, ठीक। यहाँ पर हमें इधर ऑप्शन दिए गए हैं कुछ और कुछ ऑप्शन इधर दिए गए हैं, तो इनको दोनों में आपस में हमें मैच करना है। तो सही मैच में करना है। देखिए, जो अलेक्जेंडर कनिंघम थे क्या थे, भारतीय पुरातत्व के जनक थे, ठीक। यानी कि ए आलिका फर्स्ट का हो जाएगा सेकंड, ठीक। और दयाराम साहनी आते हैं हड़प्पा में मोहरों की खोज की थी इन्होंने, तो इसका बी का क्या हो जाएगा, हमारा फर्स्ट हो जाएगा और ए आले का सेकंड हो जाएगा। उसके अलावा राखलदास बनर्जी जो थे इनका सही हो जाएगा हमारा इसमें हड़प्पा के समान मोहनजोदड़ो में मोहरों की खोज की थी, ठीक। राखलदास बनर्जी ने क्या किया था, जैसे हड़प्पा के समान मोहर थे उसको उन्होंने मोहनजोदड़ो में खोजा था, तो इसका ये सही हो जाएगा। और हमारे एस एन राव थे, उन्होंने द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी नामक किताब लिखी थी और ये किताब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आप नाम याद कर लीजिए। तो इसका यानी कि ऑप्शन नंबर डी का थर्ड हो जाएगा। तो देखिए किसमें ऑप्शन नंबर ए का बी है और फर्स्ट बी का सी है। तो देखिए पहले ए का बी इसमें है, फर्स्ट का सी इसमें है, अरे मतलब ए का सेकंड इसमें है, बी का फर्स्ट इसमें है और जो सी का फोर्थ है वो इसमें है और डी का फिफ्थ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट है, ठीक। तो आप इसमें यहाँ पर देख लीजिए, जो हड़प्पा की खोज की गई मोहरों की उन्होंने किसने की थी, किसने जो बुक है वो लिखी थी। मतलब इसमें जो जानकारियाँ दी गई हैं इनको आप याद कर लीजिए क्योंकि इनसे भी एमसीक्यू प्रश्न बन सकते हैं। तो आपके इस क्वेश्चन में आपका जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो सही है, ठीक। आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो यह है, कथन हड़प्पा, अब इस कथन पे हमें विचार करना है। इसमें पूछा जा रहा है कथन हड़प्पा निवासियों का सुदूर क्षेत्रों से संपर्क था। ये कथन है और कारण क्या है इसका, कथन और कारण वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो ये है। तो इसमें कथन दिया जा रहा है कि जो हड़प्पा के लोग थे उनका क्या था, हड़प्पा निवासियों का सुदूर क्षेत्रों से संपर्क था। अब देखिए ये कथन हो गया, अब इसको जस्टिफाई करेगा कारण, यानी कि जो सिद्ध है कारण करेगा कि नहीं सिद्ध करेगा इस बात को, उसको हमें देखना है। इसमें कहा गया पुरातात्विक खोजों में मेसोपोटामिया के क्षेत्रों में हड़प्पाई मोहरे बाट और पासे मन के प्राप्त हुए हैं, ठीक। यानी कि जो पुरातात्विक जो खोज हुई है उसमें हमने देखा है कि जो मेसोपोटामिया है वहाँ पर हड़प्पाई क्षेत्र के क्या हुए, मोहरे बाट और पासे और मन के क्या हुए, मिले हुए हैं। तो जो हमारा कथन है और जो कारण है दोस्तों क्या है, दोनों सही है। और जो कारण है हमारा क्या कर रहा है, कथन की व्याख्या सही कर रहा है, यानी कि ए और बी दोनों सही हैं। और जो हमारा बी है यानी कि जो हमारा कारण है वो ए की सही व्याख्या कर रहा है। तो इसमें हमारा दोस्तों ऑप्शन नंबर जो ए है यानी कि फर्स्ट है वो सही हो जाएगा बी वाले में। अगला है ओलिगार्की का आशय है, यानी कि ओलिगार्की क्या होती है। तो ओलिगार्की होती है जहाँ पर क्या होता है, जहाँ पर केवल सत्ता पुरुषों के हाथों में होती है, यानी कि जहाँ पुरुषों के समूह के हाथों में सत्ता होती है वो वहाँ पर ओलिगार्की होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ठीक। ऑप्शन नंबर डी क्या है, ए है ना। तो ए जो है इसमें जहाँ सत्ता पुरुषों के समूह में होती है ये करेक्ट है, क्योंकि ओलिगार्की में जो पुरुष होते हैं वही क्या करते हैं, समाज में राज करते हैं, पुरुषों का एक ग्रुप समाज में शासन करता है। अगला है हमारा रेहाल के लेखक हैं। तो रेहाल के लेखक कौन है, हम सही को बताया, रेहाल के लेखक हैं इब्न बतूता। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट है। अगला है भक्ति आंदोलन में अंडाल थी, अंडाल क्या थी, भक्ति आंदोलन में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक। ऑप्शन नंबर डी इसमें क्या होगा, देखिए ऑप्शन नंबर डी जो है फर्स्ट और सेकंड, यानी कि जो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें वह एक आलवार स्त्री भक्त थी और जिसमें कौन सा हमारा ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन, मतलब थर्ड ऑप्शन है जो क्या, जो कि यह है कि स्वयं को विष्णु की प्रेयसी मानकर प्रेम भावना छंदों में व्यक्त करती थी। यानी कि अलवार के अंडाल क्या थी, एक स्त्री भक्त थी और वो विष्णु की भक्त थी और खुद को विष्णु की प्रेमिका मानती थी और अपने जो भाव थे, प्रेम भाव थे, उसको छंदों में व्यक्त करती थी। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट है। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है केवल ए और मतलब फर्स्ट और थर्ड ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, हम्पी को यूनेस्को ने विश्व पुरातत्व स्थल कब घोषित किया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए 1986 में क्या किया गया था, हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरास्थल घोषित किया गया था, ठीक। दोस्तों आइए देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैंने अपने इस चैनल पर सारे मॉडल पेपर भी कराए हैं। अगर आप अन्य मॉडल पेपर देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ पर सारे मॉडल पेपर देख सकते हैं। अगर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो जितने भी क्वेश्चन आंसर करा रहा हूँ इसकी पीडीएफ आप विद आंसर डाउनलोड कर सकते हैं। जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ उसके क्वेश्चन के साथ और आंसर के साथ पीडीएफ अगर आपको डाउनलोड करनी है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए। इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको क्या मिलेगा, जो हमारी वीडियो
है इसकी PDF मिल जाएगी। वहाँ पर आपको जितने भी मॉडल पेपर है हमारे यूपी बोर्ड के उनके सारे के सारे लिंक मिल जाएंगे वीडियो के, वहाँ से आप उनको देख सकते हैं, हल कर सकते हैं। और जो हमारे हिस्ट्री का और जो हमारे पॉलिटिकल साइंस का यानी कि जितने भी हमारे सब्जेक्ट हैं, अगर आप उनके इंपॉर्टेंट MCQ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर पहले ही अपलोड किए गए हैं 150, 200, 300 MCQ। तो आपको जितना भी देखना है हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट MCQ है पॉलिटिकल साइंस के, हिस्ट्री के, उनकी वीडियो की लिंक भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। और PDF आप इसका इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड करिएगा। आगे बढ़ते हैं अपने हम अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लिंगायत समुदाय से संबंधित नहीं है, यानी कि लिंगायत समुदाय से कौन सा कथन इसमें सही नहीं है या कौन सा नहीं संबंधित है। तो इसको हम देखते हैं इसमें से कौन हमारा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए, पहला है इस समुदाय का उद्भव कर्नाटक में हुआ। ठीक, तो हमारा जो ये वाला ऑप्शन है ये सही है। ठीक, क्योंकि जो हमारा लिंगायत समुदाय था, नहीं ये नहीं सही है, क्योंकि जो लिंगायत समुदाय था तो उसका उदय कर्नाटक में नहीं हुआ था। इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें हमारा सिर्फ सही है ऑप्शन नंबर सी, कि ये पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। जो हमारे लिंगायत थे क्या करते थे, ये पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। ठीक, ये वाला संबंधित इनसे नहीं है, तो हमारा इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्योंकि जो ये कथन है ये पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे, ये कथन गलत है। क्यों? क्योंकि ये जो लिंगायत थे वो पुनर्जन्म में विश्वास नहीं रखते थे। इसमें कहा गया है संबंधित नहीं है, मैंने गलती से संबंधित है पढ़ लिया था, लेकिन यहाँ संबंधित नहीं है कहा गया है। तो संबंधित नहीं है कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि जो लिंगायत थे वो पुनर्जन्म में विश्वास नहीं रखते थे। तो हमारा इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। इसमें मैं आपको सभी क्वेश्चन कराने की कोशिश करूँगा। ठीक, MCQ हो गया और जितने भी शॉर्ट और लॉन्ग है उसको भी आप देख सकते हैं। देखिए, 1857 ईस्वी के विद्रोह में लखनऊ का नेतृत्व करने वाली अवध की महारानी का नाम क्या था? तो जो लखनऊ से जिन्होंने क्या किया था, हमारे विद्रोह का 1857 का नेतृत्व किया था, वो थी बेगम हजरत महल। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी बेगम हजरत महल सही है, क्योंकि लखनऊ से विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। ऑप्शन नंबर सी बेगम हजरत महल सही है। और लखनऊ के जो रानी लक्ष्मीबाई थी, ये कहाँ से की थी? ये झांसी की थी। ठीक, आगे देखते हैं, संथालों के विद्रोह का कारण था, यानी कि संथालों के विद्रोह का क्या कारण था। अब जिसे 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से हमें एक ऑप्शन चुनना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कि उपयुक्त सभी, क्योंकि जो संताल के विद्रोह का कारण था, ये जो पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है, ये सभी क्या थे? संताल के विद्रोह के कारण थे, इसलिए ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सहायक संधि के संबंध में सत्य नहीं है? यानी कि इसमें सत्य नहीं है मतलब असत्य कथन बताना है। ठीक, तो इसमें से गलत कथन कौन सा है? साफ साफ बोले तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें से हमें गलत कथन की पहचान करनी है। तो इसमें गलत कथन कौन सा है वही बताइए आप। तो इसमें जो हमारा गलत कथन हो जाएंगे वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सहायक संधि लॉर्ड डलहौजी द्वारा तैयार की गई थी। ये ऑप्शन क्या है दोस्तों? ये सत्य नहीं है, ये ऑप्शन क्या है हमारा? गलत है। ठीक, उसके अलावा हमारा जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसमें फोर्थ हो जाएगा हमारा। फोर्थ क्या है दोस्तों? सहायक संधि स्वीकार करने वाला शासक विदेशी नीति व अन्य शासकों से संधि करने हेतु स्वतंत्र था। ये भी ऑप्शन क्या है हमारा? गलत है, क्योंकि जो सहायक संधि स्वीकार करने वाला शासक था वो विदेश नीति और अन्य शासकों के साथ संधि करने हेतु स्वतंत्र नहीं था। वो अंग्रेजों के क्या था? काबू में था, अंग्रेजों के नियंत्रण में था, यानी कि वह स्वतंत्र नहीं था कि वो किसी भी विदेशी शासक के साथ संधि कर सके या समझौता कर सके या उनके साथ कोई भी नीति अपनी अपना सके। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, केवल फर्स्ट और फोर्थ ये सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो हमारा फर्स्ट वाला था सहायक संधि लॉर्ड डलहौजी द्वारा तैयार की गई थी और जो विदेशी नीति के लिए शासक स्वतंत्र था, ये दोनों ऑप्शन क्या है हमारे? ये दोनों ऑप्शन हमारे सही नहीं है, यानी कि एक कथन सत्य नहीं है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी ए और फोर्थ केवल सही हो जाएगा। आइए अब देखते हैं हम अपने अति लघुत्तरीय प्रश्न को। देखिए, मैं यहाँ पर आपको अति लघुत्तरीय प्रश्न जितने भी है पढ़ के बताऊंगा, समझाऊंगा, जिससे आप एग्जाम में जाएं तो आपको एग्जाम में अच्छे नंबर आएँ। और आपको मैं इसका PDF दे दूंगा अच्छे से, यानी कि जितने भी क्वेश्चन मैं यहाँ पर करा रहा हूँ अति लघुत्तरीय ना, इनका मैं आपको PDF दूंगा, यानी कि जितने भी उत्तर हैं, जैसे यहाँ पर दिया गया है लगभग 30 शब्दों में उत्तर ना, तो इसके उत्तर मैं आपको शॉर्ट में दे दूंगा। तो आप इस अति लघुत्तरीय प्रश्न को अच्छे से वहाँ से डिस्क्रिप्शन में जाके पढ़ लीजिएगा। अभी यहाँ पर मैं यहाँ पर आपको आंसर बता रहा हूँ, उसको आप समझ लीजिए। पहला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की जानकारी हेतु किन्हीं 2 साहित्यिक स्रोतों का नाम लिखिए। तो मौर्य साम्राज्य की जानकारी के लिए हमें किन्हीं 2 साहित्य के स्रोतों का नाम लिखना है। तो पहला स्रोत क्या हो जाएगा? इसमें हमारा पहला स्रोत हो जाएगा दोस्तों मेगस्थनीज की इंडिका। मेगस्थनीज जो था उनके दरबार में आया था मौर्य साम्राज्य में, तो उसकी जो इंडिका थी जो कि एक यूनानी राजदूत द्वारा लिखी गई थी, वो क्या है दोस्तों? वो जो मौर्य साम्राज्य है उसकी जानकारी का क्या है? विवरण है। तो ठीक, एक स्रोत ये हो गया। 2 स्रोत पूछ रहा है ना, तो एक स्रोत मैंने बता दिया। और दूसरा स्रोत लिखेंगे आप कौटिल्य का
अर्थशास्त्र। कौटिल्य क्या थे? कौटिल्य थे हमारे चाणक्य के पीएम, यानी कि प्रधानमंत्री थे, उनके दरबार में मंत्री थे, तो उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र और इंडिका क्या है? ये दो साहित्यिक स्रोत है। यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा, साहित्यिक स्रोत पूछा है। साहित्यिक मतलब लिखित स्रोत, ठीक, साहित्य जैसे कि जो हम पढ़ सकें, देख सकें, ठीक, वो होता है साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में तो हमारा क्या आ गया दोस्तों? हमारा मेगास्थनीज की इंडिका और चाणक्य क्या? अर्थशास्त्र। तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हुआ। अगला क्वेश्चन है जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में कोई दो अंतर लिखिए। यानी कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म में क्या अंतर था, इसे हमें लिखना है सिर्फ दो अंतर, ठीक। अब आइए देखते हैं जैन धर्म और बौद्ध धर्म के सिद्धांत में क्या अंतर था। देखिए पहला अंतर हो जाएगा जैन धर्म बौद्ध धर्म में अहिंसा। जैन धर्म में अहिंसा पर अत्यधिक बल दिया गया, यानी कि जैसे कि पेड़ पौधों कीड़ों तक की हत्या वर्जित, जबकि बौद्ध धर्म में लक्ष्य मध्यम मार्ग अपनाना था, ठीक। यानी कि पहला अंतर हो गया अहिंसा का। जैन धर्म में अहिंसा पर अधिक बल देते थे, जबकि बौद्ध धर्म में मध्यम मार्ग अपनाया गया है। अगला प्रश्न अगला मतलब अंतर हो जाएगा मोक्ष का मार्ग, क्योंकि दो अंतर पूछा है ना, दो अंतर देखिए। तो दो अंतर पहले मैंने बता दिया, एक अहिंसा हो गया, एक में अहिंसा पे जोर दिया जाता है और एक में मध्यम मार्ग पे, ठीक। एक में आ, एक में मा, यानी कि एक में अहिंसा, एक में मध्यम मार्ग। अब एक अंतर तो ये हो गया, ठीक। अब दूसरा अंतर क्या हो जाएगा? दूसरा अंतर हो जाएगा हमारा, दूसरा अंतर आप लिखेंगे मोक्ष का मार्ग, यानी कि जैन धर्म कठोर तपस्या और कैवल्यकल्प में विश्वास करता था, जबकि बौद्ध धर्म अष्टांगिक मार्ग और सादगी पर जोर देता है। यानी कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म के ये दो अंतर हैं। जो हमारा जैन धर्म है वो क्या करता है? बहुत ही कठोर है, बहुत ही ज़्यादा क्या करता है? अष्टांग, और जो हमारा कठोर तपस्या है उस पर जोर देता है, लेकिन हमारा जो बौद्ध धर्म है वो अष्टांगिक मार्ग या सादगी पर जोर देता है। तो ये दो अंतर ये हो गया। अब अगला हमारा प्रश्न है कि सद्गुण और निर्गुण भक्ति परंपरा में दो अंतर लिखिए। यानी कि सद्गुण जिसमें क्या होता है, सद्गुण में क्या होता है? एक मतलब किसी रूप की पूजा की जाती है और निर्गुण में किसी रूप की पूजा नहीं की जाती। तो यही सद्गुण और निर्गुण में है दो अंतर लिखना है। तो पहला हो जाएगा सद्गुण में क्या हो जाएगा? इसमें ईश्वर के साकार रूप जैसे राम कृष्ण की पूजा की जाती है जो मानवीय गुणों से युक्त होते हैं, ठीक। सद्गुण का हो गया, यानी कि इसमें राम जैसे हो गए और जैसे कृष्ण भगवान हो गए, इनकी क्या की जाती है? पूजा की जाती है, ठीक, जो मूर्ति रूप में। लेकिन जो निर्गुण भक्ति होती है इसमें क्या होता है? इसमें ईश्वर के निराकार रूप की आराधना की जाती है जो गुण और आकार से परे होते हैं, ठीक। यानी कि जो निर्गुण भक्ति होती है उसमें इस फॉर्मलेस यानी कि आकार विहीन ईश्वर की पूजा होती है। लेकिन सगुण में क्या होता है? उसमें मूर्ति पूजा होती है और निर्गुण में मूर्ति पूजा नहीं होती है, आकार विहीन ईश्वर की पूजा होती है। तो दो अंतर हो गए, यहाँ पर आपको 2 नंबर मिल जाएगा, ठीक। जो हमारा उत्तर प्रदेश बोर्ड में आता है अति लघुत्तरीय प्रश्न, इसको हम लगभग 30 शब्दों में लिखते हैं और हमें इसमें प्रति लघुत्तरीय प्रश्न पे 2 मार्क्स मिलते हैं, ठीक। तो आप इसे ध्यान रखिएगा अच्छे से। अगला है हमारा, देखते हैं अगला क्या है। अगला है खुद कास्ट और पाही कास्ट किसान किसे कहते हैं। यानी कि खुद कास्ट और पाही कास्ट किसान में क्या अंतर है, हमें यही बताना है। तो खुद कास्ट और पाही कास्ट किसान में जो अंतर है इसे लिखना है, यानी कि किसे कहते हैं यही पूछा जा रहा है मेन रूप से। चाहे लिख दे अंतर बताने को, चाहे लिख दो किसे कहते हैं, बात एक ही हुआ। क्योंकि जब 2 चीज़ें पूछता है तो हमसे वहाँ पर क्या पूछा जाता है? अंतर पूछा जाता है, डिफरेंस। यानी कि एक आले के अलावा दूसरे आले में क्या अंतर है, ठीक। जैसे यहाँ पर भक्ति में पूछा गया सदगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति में क्या अंतर है। यहाँ पर ये भी लिख सकता था ना कि सगुण भक्ति क्या है और निर्गुण भक्ति परंपरा क्या है, ठीक। जैसे यहाँ पर लिखा है कि खुद कास्ट और पाही कास्ट किसे कहते हैं। इसके अलावा यहाँ भी लिख सकता था कि खुद कास्ट और पाही कास्ट में अंतर लिखिए, या एक अंतर लिखिए, 2 अंतर लिखिए, 3 अंतर लिखिए, ये भी लिख सकता था। तो वही सिंपल से जब 2 चीज़ें पूछती हैं तो उसमें मुझे अंतर ही बताना होता है। तो मतलब आइए देखते हैं खुद कास्ट क्या है। देखिए खुद कास्ट में किसान हैं जो उसी गाँव में रहते थे जहाँ उनकी अपनी ज़मीन होती थी और वहीं खेती करते थे। खुद कास्ट क्या थे? जो खुद कास्ट थे वहीं रहते थे जहाँ उनकी ज़मीन थी और वहीं पर खेती करते थे। अगर कोई खुद कास्ट किसान है तो अपने गाँव में ही रहता था और अपने गाँव में उसकी ज़मीन रहती थी और अपनी ज़मीन पे जाकर क्या करता था? जो फसल रहती थी उसको उगाता था। एक खुद कास्ट था, ठीक। अपने गांव में क्या करेगा? जाकर फसल उगाएगा। लेकिन जो पाही कास्ट होते थे, पाही कास्ट क्या होते थे? पाही कास्ट में खेती है जो दूसरे गांव से ठेके पर खेती करने आते थे। यानी कि पाही कास्ट क्या होते थे? दूसरे गांव के लोग थे जो क्या होते थे? ठेके पर खेती करने दूसरे गांव में आते थे। यानी कि ये आदमी जो है दूसरे गांव का है, इस गांव का नहीं है, ये ठेके पर आ रहा है काम करने किसी अन्य गांव में, ठीक। और पाही कास्ट क्या है? ये मतलब बाहरी हैं, यानी कि दूसरे गाँव से आ रहे हैं खेती करने। लेकिन जो खुद कास्ट होते हैं वो खुद की ज़मीन पर खुद ही खेती करते हैं, यानी कि खुद के गाँव में रहकर काम करते हैं और ठेके पर काम नहीं करते हैं। तो हमारा है अगर खुद कास्ट किसान और पाही कास्ट किसान। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है हमारा सूर्य अस्त विधि क्या थी। यानी कि जो सूर्य अस्त लॉ था जिसको हम बोलते हैं सनसेट लॉ इंग्लिश में, तो सूर्य अस्त विधि क्या थी इसको बताना है हमें। ये भी 2 मार्क्स का पूछा गया है। तो आइए बताता हूँ मैं आपको सूर्य अस्त विधि क्या थी। देखिए सूर्य अस्त विधि स्तंभरारी बंदोबस्त यानी कि स्थायी बंदोबस्त के तहत यदि निश्चित तिथि को
सूर्य अस्त सरकारी राजस्व का भुगतान नहीं किया जाता था तो जमींदार की जमींदारी नीलाम कर दी जाती थी। देखिए सूर्यास्त ऐसी विधि थी, अगर जिसने मतलब जमींदारी जिसके पास है, अगर उस जमींदार ने निश्चित की गई राशि को उस दिन का, जिस दिन निश्चित की गई राशि इस दिन आपको चुकाना है, अगर आप उस दिन जाकर अपना क्या करते हैं, उस दिन सूर्य अस्त होने तक अगर आप अपना जो राशि है जितना भी आपको तय किया गया, मान लीजिए आप जमींदार हैं, आपसे कहा गया 50 रुपये देंगे लगान, ठीक, और आप 5 तारीख को देंगे। अगर आपने 5 तारीख को सूर्य अस्त होने तक 50 रुपये नहीं दिया ले जाकर मतलब ब्रिटिश सरकार को, तो क्या किया जाएगा, जो आपकी ज़मींदारी है तो वो क्या कर दी जाएगी, वो नीलाम कर दी जाएगी, ठीक। यानी कि जो 5 तारीख आपको दी गई है, 5 तारीख के शाम यानी कि सूर्य अस्त तक, जब तक सूर्य अस्त ना हो तब तक क्या करना है आपको, अपनी ज़मींदारी से जितने भी लगान आपको देने को बोला गया है उसको जाकर चुका देना है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपकी ज़मींदारी नीलाम हो जाती थी। तो इतना जान लीजिए, सूर्य अस्त एक विधि थी जिसमें मतलब ज़मींदारों को कहा जाता था कि इस दिन सूर्य अस्त होने से पहले पहले जितना आपको रुपया बोला गया है उतना इकट्ठा करके पहुंचा देना, अगर ऐसा नहीं करोगे तो आपकी ज़मींदारी नीलाम कर दी जाएगी। आइए अब देखते हैं अपने हम लघु उत्तरीय प्रश्न को। लघु उत्तरीय प्रश्न जो होते हैं हमारे लगभग 80 शब्दों में हमें लिखना होता है, ठीक। अब आइए देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न हमारे क्या हैं। देखिए पहला है हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न, अभिलेख शास्त्रियों को होने वाले किन्हीं 5 समस्याओं की सूची बनाइए। यानी कि जो अभिलेख शास्त्री होते हैं, जो अभिलेखों का अध्ययन करते हैं, इनको कौन कौन सी समस्याएं का सामना करना पड़ता है किसी अभिलेख को पढ़ते समय, उसकी हमें सूची बनानी है। यानी कि हमें 5 समस्याएं बतानी है जिसमें क्या होते हैं, जिसमें अभिलेख शास्त्रियों को अभिलेख पढ़ने में समस्या होती है जिस कारण। देखिए पहला उत्तर हो जाएगा इसका अक्षरों का हल्का होना, ठीक। जो अक्षर होते हैं और हल्के होते हैं, तो हल्के होने से क्या होता है, कई बार अक्षर बहुत हल्के खुदे होते हैं जिन्हें पढ़ना कठिन होता है, ठीक। पहला हो गया। अब दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा क्योंकि 5 पूछा है ना, तो दूसरा हो जाएगा, दूसरी समस्या हो जाएगा अभिलेख शास्त्रियों की क्षतिग्रस्त अभिलेख। यानी कि समय के साथ अभिलेख टूट जाते हैं या कुछ अक्षर गायब हो जाते हैं, तो ये भी क्या हो जाते हैं, अभिलेख जब क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, जब अक्षर टूट जाते हैं, समय के साथ गायब हो जाते हैं, तो उससे भी क्या होता है, हमारे अभिलेख को पढ़ने में समस्या आती है अभिलेख शास्त्रियों को। दूसरी समस्या हो गई। तीसरी समस्या क्या होती है, तो तीसरी समस्या होती है अर्थ का अनिश्चितता। यानी कि जो अर्थ होता है, शब्दों के वास्तविक अर्थ या उस समय और संदर्भ के अनुसार समझना मुश्किल होता है। शब्दों के वास्तविक अर्थ होते हैं, हम उस समय और मतलब जो परिस्थिति रहती है उसके अनुसार नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि उसका अर्थ समझना बहुत ही मुश्किल होता है। अगला है हमारा चौथा क्या है, चौथा है कि अभिलेख का नष्ट होना। यानी कि हजारों अभिलेख समय की मार नहीं झेल पाए और नष्ट हो गए। कई ऐसे अभिलेख होते हैं जो अभी तक मौजूद ही नहीं है, क्या हुए, वो समय की मार नहीं झेल पाए, गर्मी बरसात या किसी अन्य गतिविधियों के कारण क्या हो गए, नष्ट हो गए। तो अभिलेख नष्ट हो जाते हैं, इस वजह से भी क्या होते हैं, अभिलेख शास्त्री समस्याओं का सामना करते हैं। 5वीं समस्या हो जाएगी जो कि हमारी अंतिम समस्या है, वह यह है अप्रकाशित सामग्री। यानी कि आज भी कई अभिलेख ऐसे हैं जिनका अनुवाद या प्रकाशन नहीं हो पाया है। यानी कि बहुत सारे अभिलेख मिले हैं, तो उनमें से कई अभिलेख ऐसे हैं जिनका आज तक तो प्रकाशन ही नहीं हो पाया है। तो आपकी 5 समस्याएं थी, तो इन 5 समस्याओं को आपको अच्छे से इसमें लिख देना है, ठीक। यहाँ पर आपको मैं पेपर दिखा रहा हूँ जिससे आपको विश्वास हो कि हाँ ये पेपर सही है, अच्छे से ऐसे ही पेपर आएगा, ऐसा ही आपको पेपर मिलेगा, एकदम मॉडल है, तो आपको ऐसे ही प्रश्न मिलेंगे परीक्षा में, ऐसे ही प्रश्न करने रहेंगे। इसमें से आपको देखना 30-35 नंबर का क्वेश्चन यहीं से आएगा। विश्वास नहीं है तो आप देख लेना, जो आपका 30-35 नंबर का क्वेश्चन है आपको इसी पेपर से पूछा जाएगा आपके बोर्ड में। तो प्लीज़ आप इसको ध्यान से पढ़िए और पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए, वीडियो स्किप मत करिएगा। 1 भी % स्किप करेंगे तो आप भूल जाएंगे जो मैं बता रहा हूँ। अगला है सांची स्तूप के संरक्षण में बंगाल की बेगमों की क्या भूमिका थी। तो जो सांची स्तूप का संरक्षण था उसमें बंगाल की बेगमों की बहुत भूमिका थी। हम लिखेंगे ऐसे, सांची स्तूप के संरक्षण में भोपाल की बेगमों की भूमिका, ऐसे आप हेडिंग डालेंगे। उसके बाद लिखेंगे भोपाल की शासिकाओं हजारों शाहजहां बेगम और सुल्तान जहां बेगम ने इसे अमूल्य धरोहर को बचाने के लिए धन और संसाधन प्रदान किए। क्योंकि हम सभी जानते हैं जो भोपाल की शासिकाएं थी, जो मतलब बेगम थी, यानी कि महिला शासिकाएं थी, उन्होंने क्या किया, जैसे कि शाहजहां बेगम और सुल्तान जहां बेगम ने इस अमूल्य धरोहर को, यानी कि जो हमारे सांची का स्तूप था, उसको बचाने के लिए बहुत सारे क्या किए, संसाधन और धन प्रदान किए थे। उन्होंने यूरोपियों को असली तोरणदार ले जाने के बजाय उनकी प्लास्टर प्रतिकृतियाँ ले जाने की लिए मनाया। यानी कि जो वहाँ के लोग थे, वहाँ के जो अंग्रेजी यूरोपीय अधिकारी थे, जो वहाँ का तोरण द्वार था सांची के स्तूप का, तो सांची के स्तूप के तोरण द्वार को ले जाना चाहते थे। लेकिन जो वहाँ की बेगम थी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनको पलझा लिया, मना लिया। उन्होंने क्या किया, उसका एक फोटोकॉपी जैसा बनाकर, मतलब सीमेंट जो हमारा आती नहीं है पीवी प्लास्टिक की फोटोकॉपी बनवा दी उसकी, ठीक। प्लास्टर मतलब प्लास्टिक कह रहा हूँ, प्लास्टर का जैसे होते नहीं पीओपी का क्या किया, उन्होंने उसको बनवाकर दे दिया जैसे तोरण द्वार था। तो मतलब वो असली वाला वहीं पर रह गया और जो उसको
पीवीसी का मतलब उसका था हमारा वॉल पुट्टी जो होती है जिससे ना वाइट सीमेंट डाला उससे बुलवाकर प्लास्टर से दे दिया तो वो खुश हो गया। तो इससे क्या हुआ, जो हमारा तोरण द्वार था वहीं पर रहेगा और संरक्षित रह गया। उसके अलावा आप देखेंगे सुल्तान जहां बेगम ने वहां एक संग्रहालय और अतिथिशाला बनाने के लिए भी अनुदान दिया, जिससे यह स्तूप संरक्षित रहा। तो ये कुछ हमारे थे अंतर जो हमें मतलब जो एक तो कार्य थे जो हमारे बेगम थे वहाँ के बंगाल के उनके द्वारा मतलब भोपाल के उनके द्वारा किए गए थे। अगला प्रश्न है हमारा जो कि 28वां है, बेसरिया और बासरिया सूफी परंपरा के बीच समानता व भिन्नता दोनों स्पष्ट कीजिए। यानी कि बेसरिया और हमारा बासरिया में समानता क्या है और भिन्नता क्या है, दोनों स्पष्ट करना है इसमें, ठीक, एक नहीं दोनों चीज़ें। तो पहला इसमें हम करेंगे बेसरिया और बासरिया की में समानता। देखिए दोनों ही ईश्वर की भक्ति, गुरु यानी कि पीर के महत्व और मानवता की सेवा में विश्वास रखते हैं, लेकिन भिन्नताएं क्या हैं। बासरिया वे थे जो इस्लामिक कानून शरिया का पालन करते थे और बेसरिया वे थे जो जैसे कलंदर मदारी सरिया की अवहेलना करते थे। सरिया की जो बेसरिया थे वो क्या करते थे, सरिया की अवहेलना करते थे, यानी कि बेसरिया मतलब बिना सरिया के और बासरिया मतलब सरिया के साथ। तो बासरिया क्या थे, जो इस्लामिक कानून का पालन करते थे यानी कि सरिया का पालन करते थे, लेकिन बेसरिया जो थे वे सभी क्या करते थे, वो इस्लामिक कानून सरिया की अवहेलना करते थे और प्रायः रहस्यवादी और फकीर के रूप में रहते थे। तो हमारा ये प्रश्न हो गया। तो आपका यहाँ तक पूरा हो गया, यानी कि 18 क्वेश्चन तक मैंने करा दिया। जो 19, 20, 21 है जो हमारा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है और जो और प्रश्न है हमारे पहले, उन सभी के अगर आप क्वेश्चन के आंसर चाहते हैं तो प्लीज़ आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर मैंने सारे क्वेश्चन का क्या किया है, पीडीएफ में जो भी आंसर है उसका अपलोड कर दिया है। यानी कि जो हमारा जितने भी क्वेश्चन है अभी 18, 19, 20, 21 और जितने भी हमारे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, इन सभी के अगर आप क्वेश्चन आंसर डाउनलोड करना चाहते हैं पीडीएफ के फॉर्मेट में, क्योंकि मैं उसको कराऊंगा नहीं, अभी मेरा पीसी डिस्चार्ज हो गया, तो इसके लिए प्लीज़ मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। प्लीज़ आप उसका पीडीएफ जैसा जाके हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक। जो हमारी पीडीएफ है मतलब जितने भी क्वेश्चन बच रहे हैं जो मैं भी नहीं करा रहा हूँ उसके भी मैं आपको क्वेश्चन आंसर इस वीडियो के पीडीएफ में दे दूंगा। और पीडीएफ आपको कैसे डाउनलोड करनी है, आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ पर लिखा होगा फ्री पीडीएफ पर जैसे आप क्लिक करेंगे आपको सारी की सारी जो हमारी क्या है पीडीएफ है इस वीडियो की क्वेश्चन आंसर के साथ मिल जाएगी, उसे आप डाउनलोड कर लेंगे बिना किसी कॉस्ट के। अगर आपने अभी तक हमारे व्हाट्सएप चैनल को डाउनलोड नहीं किया तो प्लीज़ हमारे व्हाट्सएप चैनल को मतलब ज्वाइन कर लीजिए, ठीक। व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करने के बाद हमारे जो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन है उसी में आपको ढेर सारे वीडियो मिल जाएंगे, हिस्ट्री के, पॉलिटिकल साइंस के, जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं आर्ट्स के सबके मिल जाएंगे, मॉडल पेपर और एमसीक्यू वीडियो, वहाँ से आप उसको देख भी सकते हैं, ठीक। यूपी बोर्ड के सारे मैंने एमसीक्यू करा रखे हैं, सिविक्स के, ठीक, राजनीति विज्ञान के। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और जितने भी क्वेश्चन नीचे बच रहे हैं, ठीक, 19, 20, 21 और जितने भी दीर्घ उत्तरीय हैं इसको आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहाँ पर जो पीडीएफ है उसमें सारे प्रश्न उत्तर कराए गए हैं। क्योंकि मेरा पीसी डिस्चार्ज हो गया, मैं आगे करा नहीं सकता, तो प्लीज़ क्षमा चाहता हूँ आपको। आप वहाँ से सारे वीडियो का जो मतलब पीडीएफ है उसको डाउनलोड करके अच्छे से देख लीजिएगा। अब आपको मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ लो।